नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाइसिटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर है आपका 26 सितंबर 2019 का, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 140 तक कर लिया है, आज 141 से करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंस फॉर ए थ्री फेज एसी सिस्टम, मतलब थ्री फेज एसी सिस्टम मतलब आर वाई बी। थ्री फेज एसी सिस्टम हो गया, इसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब आर वाई बी, बी आर वाई, वाई बी आर, ऐसे करके कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो सिंपल हम लोग फैक्टोरियल 6 कर देंगे, सॉरी फैक्टोरियल 3 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, 6, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 कहीं पर है नहीं आंसर। ठीक है, तो एसएससी वालों ने रिवाइज आंसर की जो दिया था आपका, उसमें नो करेक्ट आंसर बताया है, इसी कारण से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर 6 होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइप ऑफ पावर प्लांट्स हैव बीन गिवन। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स हैव बीन गिवन। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, मतलब 3 एक टाइप का है और चौथा आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर उन आपको निकालना है। तो देखिए कौन सा वाला है। 4 दिया हुआ है, थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर, हाइड्रो। तो यहाँ पर एकदम सिंपली आपको दिख रहा है सोलर जो है वो आपका अलग है, मतलब सी आपका करंट आंसर होगा, क्योंकि आपका सोलर प्लांट जो है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करता है, और बाकी जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये तीनों आपका नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब ये बी और ए नॉन रिन्यूएबल है, डी को भी आप लोग रिन्यूएबल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोगों का सोलर प्लांट जो है यही आपका नॉन रिन्यूएबल है, और ये नॉन कन्वेंशनल भी है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है, इसी के लिए हम लोग इसको लेंगे। और हाइड्रो पावर जो है कन्वेंशनल में मेनली पकड़ते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन के हिसाब से कभी लगेगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को वो लोग नॉन कन्वेंशनल में पकड़ रहे हैं, तो आप वही टिक करिएगा। अगर यहाँ पे थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो रहता और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव रहता, तो आप डी को ही टिक करते हैं, मतलब हाइड्रो पावर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोलर पावर प्लांट दिया हुआ है, तो ये एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है, दूसरा नॉन कन्वेंशनल भी है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर इंडोर लाइटिंग में हमका स्पेस टू हाइट रेशियो कितना होता है। तो आई रूल्स के हिसाब से आपका ऑप्शन ए 1:2 होता है। ठीक है, मतलब स्पेस टू हाइट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो लैम्प के बीच में जो गैप होता है। ठीक है, ये है आपका स्पेस, और हाइट जो होता है आपका माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प, मतलब ये वाला हाइट, ये वाला ग्राउंड से हाइट, इन दोनों का रेशियो होता है आपका 1:2, मतलब आपका हाइट ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। ठीक है, ऐसे करके मतलब हाइट जितना होगा उसका आपका आधा होगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट मतलब हम लोग का ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है। ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, टोटल रिलक्टेंस ऑफ ए सीरीज सर्किट इक्वल्स टू सम ऑफ द रिलक्टेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट्स। नहीं, ये नहीं होता है, 2 और मोर पाथ्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, 2 और मोर पाथ नहीं होगा क्योंकि सीरीज मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक ही पाथ होगा आपका। ठीक है, उसका डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी नहीं होगा क्योंकि सीरीज में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होता है। और चौथा ऑप्शन है सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, बस ऑप्शन डी पर एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज अगर सर्किट होगा हम लोग का
मेरा अगर सीरीज सर्किट होगा तो मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में एनालोगस मतलब एक ही तरह काम करता है। मैग्नेटिक सर्किट में आपका करंट और मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर सर्किट सीरीज सर्किट हुआ तो उसमें आपका करंट आपका पूरा सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है, पूरे लूप में सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट भी अगर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट हुआ तो उसमें भी आपका फ्लक्स सेम फ्लक्स का पूरा सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स और करंट दोनों सेम है। यहाँ पे फ्लक्स काम करता है जैसे, वैसे ही यहाँ पे करंट काम करता है। फ्लक्स होता है आपका EMF बाई रिलक्टेंस, यहाँ पे EMF बाई रेजिस्टेंस। उसका फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, ठीक है, यूनिट वेबर, और इसका यूनिट एम्पियर, ठीक है, करंट। उसका फ्लक्स का घनत्व मतलब फ्लक्स डेंसिटी का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी का होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है आपका परमिएबिलिटी, ये है आपका ए होता है एरिया, फिर होता है लेंथ ऑफ सर्किट, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। और यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर और 1/हेनरी, ठीक है। आपका जो ये एम्पियर टर्न पर वेबर है, इस यूनिट से इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला यूनिट है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलक्टेंस का यूनिट, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका ओम होता है। यहाँ पर रो L/A सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/, ये होता है कंडक्टिविटी, 1/रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, ठीक है। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आता है परमियंस, ठीक है। परमियंस मतलब कितना फ्लक्स कोई मैग्नेटिक सर्किट होल्ड कर सकता है, या मतलब जहाँ तक आपका सैचुरेट नहीं होगा, सैचुरेशन लेवल तक कितना फ्लक्स आपका सर्किट होल्ड कर सकता है, ठीक है। वो होता है आपका 1/रिलक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस है मतलब कितना करंट फ्लो कर सकता है, वो आपका 1/रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट है हेनरी परमियंस का, और यहाँ पे मो कंडक्टेंस का, ठीक है। तो अच्छा मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। 5 पॉइंट है यहाँ पे, पाँचों के पाँचों पॉइंट आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये 5 पॉइंट में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज मेजर्ड इन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन मतलब होता है आपका मतलब कितना एनर्जी आपका कितना मतलब वेट आपका पार करने में लगता है, ठीक है, कितना वेट। तो यहाँ पर देखिए यूनिट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका यूनिट होता है आपका बी, ऑप्शन बी, वाट आवर पर मीटर। वाट आवर हम लोग क्या जानते हैं, देखिए एनर्जी होता है आपका सॉरी पावर होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पावर होता है। तो एनर्जी क्या होगा PT हो जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है वाट, और टाइम का यूनिट होता है आपका सेकंड हो या आवर। तो वाट आवर यहाँ पे है मतलब ये एनर्जी है, ये एनर्जी पर टन किलोमीटर में, टन किलोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा टन किलोमीटर में। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना टन किलोमीटर में आपका कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, ठीक है, ट्रेन को चलाने में, ठीक है। वही है आपका स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो आप लोग यूनिट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए which of the following is an important feature of थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, तो लो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं, लो स्टार्टिंग करंट नहीं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं, नो स्टार्टिंग टॉर्क हाँ, ये करेक्ट है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है आपको पहले के लेक्चर में बताया था, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। इसका कारण होता है आपका, देखिए उसमें क्या होता है कि आपका सिंक्रोनस मोटर जो है आपका सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, ठीक है। अब जब
सिंक्रोनस स्पीड पे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तो आपका रोटर जब सिंक्रोनस स्पीड पे चला जाता है, ठीक है, तो आपका करंट या फ्लक्स रिवर्सल की वजह से, मतलब इसी में चल रहा है आपका स्टेटर फ्लक्स, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल में जा रहा है, ठीक है। तो ही फ्लक्स रिवर्सल के कारण से वो आपका जो है रोटर जो है वो आपका स्टेटर फ्लक्स के साथ लॉक नहीं हो पाता है, वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाके आपका ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है, हिलता रहता है एक जगह। मतलब ये आपका मानिए स्टेटर है और ये आपका रोटर है, ठीक है, ये एक बार इधर इधर बहुत मतलब कम डिस्टेंस में मतलब शेक करते रहता है, मतलब ऑसिलेशन होता रहता है, ठीक है, ऐसे करके छोटा 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 करके ऐसे ऐसे, ठीक है। उस केस में क्या होता है आपका ये मतलब स्टार्ट मतलब घूमता नहीं है, एक ही जगह पर स्टील हो जाता है, लगभग स्टील होने के बराबर, एकदम रुक जाने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका नो स्टार्टिंग स्टार्टिंग टॉर्क मिल नहीं पाता उसको स्टार्ट करने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग देखिए, आपका जो सिंक्रोनस मोटर है इसको स्टार्ट करने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है आपका डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, ठीक है। ये आपका ऑन लोड स्टार्टिंग मतलब लोड लगा के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपका स्टेटर में सप्लाई दे दिया जाता है, आपका रोटर पोल में आपका रोटर मतलब डैम्पर वाइंडिंग फिक्स किया जाता है, जैसे हम लोग इंडक्शन मोटर में लगाते हैं, ठीक है, शॉर्टेड वाइंडिंग। यहाँ पे शॉर्ट एंड वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग इन सबसे लगाते हैं। अब देखिए, अब जब सप्लाई स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे दिए तो आपका मोटर इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर में स्टार्ट होने के बाद जब आपका सिंक्रोनस स्पीड के एकदम आसपास चल जाएगा, उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, आपका फील्ड का सप्लाई ऑन कर देते हैं। फील्ड का सप्लाई ऑन करने से क्या होता है, आपका तुरंत आपका रोटर स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के तुरंत ही वो सिंक्रोनस स्पीड पे आपका रोटर घूमने लगता है, ठीक है। और इधर जब सिंक्रोनस स्पीड पे आप घूमने लगता है तो आपका डैम्पर वाइंडिंग में जो आपका लेंस लॉ के कारण टॉर्क बन रहा था, ठीक है, वही टॉर्क आपका जीरो हो जाता है। टॉर्क जीरो होने के बाद हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मोटर रन कर रहा है, तो आपका डैम्पर वाइंडिंग तब इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो समझिए आप लोग कैसे आप लोग का डैम्पर वाइंडिंग काम करता है आपका सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, ऑब्जर्व द गिवन फिगर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ द डायोड इज एन आइडियल डायोड देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आई डी एंड वी डी। आई डी और वी डी का वैल्यू कितना हम लोग को देखना पड़ेगा, वी डी और आई डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक बात यहाँ पे बोला है कि हम लोगों का डायोड जो है वो आपका आइडियल डायोड है, ठीक है। आइडियल डायोड में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वी गामा, आपका प्रैक्टिकल डायोड में 0.7 वोल्ट होता है, मतलब आपका डिप्लेशन लेवल में जो वेरियल वोल्टेज होता है आपका 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड में। और जो आइडियल डायोड होता है उसमें आपका वी गामा 0 होता है, 0 वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में आप लोग क्या देखें, ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप लोग बिना करंट निकाले आप लोग आराम से का ऑप्शन है टिक कर दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं करंट कैसे निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.2 एम्पियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करंट कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज है, मतलब आपका नेगेटिव साइकिल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक रेक्टिफायर की तरह यूज़ करने का इसको ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह इसको हम लोग नॉर्मली एकदम पॉजिटिव साइकिल में हम लोग इसका करंट निकालेंगे। कैसे, देखिए 100 ओम है, यहाँ पे 20 वोल्ट, सिंपली आप लोग 20/20 करिए, सॉरी मतलब 20/100 करिए, आपका 0.5 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। लंबा दे दिया गया है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने बोला वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला उससे ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा आपका, मात्र 30 सेकंड या 15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे करिएगा तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, टाइम की बचत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ग्राफाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, नहीं। ग्राफाइट इज यूज्ड एज फ्यूल, नहीं। ग्राफाइट इज यूज्ड एज कूलेंट, नहीं। ग्राफाइट इज यूज्ड एज मॉडरेटर, तो मॉडरेटर के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए नाभिक रिएक्टर में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिक मतलब न्यूक्लियर फ्यूल के विस्फोटन, मतलब विस्फोट होने के बाद जो बम्बार्डमेंट होता है, हाँ, उसमें आपको फलस्वरूप मतलब रिजल्ट में आपका उत्पन्न जो न्यूट्रन निकलता है वहाँ से, न्यूट्रन, उसका गति बहुत तीव्र होती है, न्यूट्रन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं मॉडरेटर, ठीक है। ये मॉडरेटर यूज़ करते हैं। अब मॉडरेटर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, ग्राफाइट, भारी जल मतलब हेवी वाटर, D2O, बेरिलियम, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग का मॉडरेटर जो यूज़ करते हैं, मॉडरेटर हम लोग न्यूटन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल उठा कर दे देगा, बोलेगा आप लोग, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के हिसाब से क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग का एग्जाम्पल भी दे दिया जा सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए द फ्लक्स व्हाइल क्रॉसिंग एयर गैप टेंड्स टू बल्ज आउटवर्ड्स, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द गैप, दिस इफेक्ट इज नोन एज, ठीक है। तो ये इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे होता है, देखिए आपका मानिए एक मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है। ये मैग्नेटिक सर्किट है, यहाँ पर आपका वाइंडिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स फ्लो हो रहा है। इस केस में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे एयर गैप दिख रहा है आपको, इस एयर गैप में सीधा सीधी ऐसे नहीं आएगा फ्लक्स, ठीक है। आपका फ्लक्स जो होता है थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके निकल के फिर वापस आ जाता है इसमें से, ठीक है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, हम लोग इसको फ्रिंजिंग कहते हैं, ठीक है। इस बाहर का निकल जाना को, ठीक है। इसको हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए आप लोग, नॉर्मली इसका एरिया यहाँ तक सा, लेकिन एयर गैप होने के कारण यहाँ पे बाहर निकल गया है ये, तो हम लोग एरिया बढ़ गया है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का बढ़ रहा है। देखिए इसका रीज़न है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आपका फ्लक्स जो होता है वो आपको होता है MMA बाई रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, L बाई परमिएबिलिटी इंटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए हम लोग का फ्लक्स जो है यहाँ से निकल रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका फ्लक्स जो है ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा है इस एरिया में, तो आपका देखिए आयरन का जो आपका रिलक्टेंस होता है आपका एयर से कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। एयर का रिलक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब रिलक्टेंस मेरा यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। अब रिलक्टेंस अगर बढ़ रहा है तो यहाँ फ्लक्स तो भी बढ़ना चाहिए, या फिर आपका एमएमएफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों का दोनों हम लोग का यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों में से कोई नहीं बढ़ सकता, ठीक है। हम लोग का दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो हम लोग का रिलक्टेंस भी हम लोग का कांस्टेंट होना ही पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो हम लोग का इक्वेशन मैच नहीं होगा। रिलक्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, रिलक्टेंस को कांस्टेंट नहीं, हम लोग यहाँ पे रिलक्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीज के बजाय आप लोग का डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। अब डिक्रीज अगर होगा
रिलक्टेंस को उसको डिक्रीज करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट को खुद से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर रिलक्टेंस को हम लोग डिक्रीज करना होगा, ठीक है, देखिए हम लोग का रिलक्टेंस को अगर हम लोग को डिक्रीज करना होगा तो हम लोग को यहाँ पे वहाँ पे एरिया हम लोग को बढ़ा देना होगा। इसी कारण से आप लोगों का ये जो है आपका बाहर से निकल जाता है, ठीक है। एरिया को बढ़ाने के लिए मतलब आपका सर्किट का रिलक्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि आपका एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब आपका जितना देखिए आपका पानी का नल सोचिए, ठीक है, पानी का अगर नल से पानी निकल रहा है और सामने कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका मानिए आपका पानी का नल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पानी निकल रहा है आपका यहाँ से, मानिए यहाँ पे आपका हम लोग एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, मतलब हम लोग बाधा दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पानी आपका इधर से आकर बाहर से निकल जाएगा, हाँ, बाहर निकलने आएगा साइड से, ठीक। ऐसे कुछ ऐसे ही घटना हो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आपका एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा था, रिलक्टेंस मतलब बाधा, फ्लक्स की गति में बाधा, ठीक है। बाधा अगर हो रहा है मतलब वो आपका उतना ही फ्लक्स अगर यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगा तो इधर में जितना होगा आपका रास्ता खोजने लगेगा आसपास से, ठीक है। ये रास्ता खोजने के चक्कर में यहाँ पे एरिया आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी केस का हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट में फ्रिंजिंग, ठीक है। बस आशा है आप लोग समझ चुके होंगे कि फ्रिंजिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए द रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉयज, ठीक है, रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेस 4 वायर, ठीक है। 3 फेस 4 वायर मतलब 3 फेस और एक चौथा ऊपर में होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है, और बाकी 3 आर वाई और बी 3 फेज होता है। अब यहाँ से हम लोग जब घर में जब लाइन आती है यहाँ से न्यूट्रल को लेते हैं और एक फेस को लेके हम लोग एक होम में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक एरिया में। उसके बाद एक न्यूट्रल लिए, फिर एक फेज लिए, दूसरे एरिया में सप्लाई कर दिए, फिर एक ये न्यूट्रल लिए, फिर एक फेज लिए, एक दूसरे एरिया में सप्लाई कर दिए, ठीक है। कुछ ऐसे हम लोग घर मतलब एक एक मोहल्ले में सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे सिंगल फेस टू वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल फेस टू वायर जो होता है ये आपका सर्विस मेन कहा जाता है, ठीक है। आपका 3 फेस 4 वायर से निकलने के बाद जो मोहल्ले में अंदर घुसता है कोई भी गली में, ठीक है, कोई भी गली में घुसने के बाद वो आपका डायरेक्ट आपका कंज्यूमर टर्मिनल में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रेसिडेंशियल मतलब एक बड़ा सा एरिया जो होता है, ठीक है, बड़ा एरिया का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो उस केस में आपका 3 फेस 4 वायर ही होगा आंसर, ठीक है। और सिंगल फेस 2 वायर जो होता है ये आपका डायरेक्ट रूम के अंदर आता है, मतलब कोई भी डायरेक्ट पर्टिकुलर हाउस में आपका सिंगल फेस 2 वायर का सप्लाई जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सर्विस मेन भी कहते हैं, ठीक है। तो आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज का 150 तक आ गया है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। अगले दिन 151 से देखेंगे। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। घंटी भी बजा दीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले सेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।